हेलो फ्रेंड्स, मैं दुलाल कुमार और आज लेकर के आए हैं क्लास 8 का मॉडल सेट जो विषय है आपका गणित पर आधारित है। तो हम लोग जानते हैं कि गणित में मतलब कैसे प्रश्न को पूछे जाता है और किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो बने रहें आप लोग वीडियो पर। तो हम लोग समझते हैं एक एक करके इंस्ट्रक्शन में इसमें क्या क्या दिखाया गया है। तो पहला देख पा रहे हैं दोस्तों कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, जो झारखंड के द्वारा आप लोग अपडेट किया गया है जेक के द्वारा। वार्षिक परीक्षा दोस्तों 2022 से लेकर के 23 के बीच वाले जो सेशन में है वो उन सारे विद्यार्थियों के लिए है। अब मॉडल प्रश्न पत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा किसका है? तो 8 का है और विषय है आपका गणित है और समय है आपका 1 घंटा है। और पूर्णांक यानी टोटल अंक रहेगा आपका 50 अंक और कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? तो 50 रहेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। और इसमें जानते हैं मतलब किस प्रकार के प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन में दिखाई देता होगा 1 नंबर में। तो इसमें क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो पूर्ण संख्या हम लोग समझते हैं पहले क्या होता है। तो पूर्ण संख्या वैसे संख्या बोला जाता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जैसे जीरो हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया, इस पर ही बढ़ते जाता है। और जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। और गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिस प्राकृतिक संख्या में हम लोग आते हैं, जैसे ये 1 से शुरू होता है, 2, 3, इस पर इन्फिनाइट टाइम तक बढ़ते जाता है। तो क्या सवाल था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो आप लोग पता चल गया होगा। तो जितने भी कैंडिडेट लोग ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 में, और 2 में जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो 2 में जैसा कि दिखाई पड़ता होगा दोस्तों कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 5 को हम लोग किस पर लिख सकते हैं? 5 आप इस पर लिखने के बाद नीचे कुछ नहीं तो अपने आप में वो 1 रहता है। तो 5 का व्युत्क्रम पूछा है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका पास? 1/5। तो 1/5 आप जहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/5 का किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो बिल्कुल जो जितने लोग ऑप्शन 4 को सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल आने सेकेंड का सही आंसर दिए हैं। देखते हैं हम लोग आगे की ओर। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं और 3 में जानने का प्रयास करते हैं कि 3 में क्या पूछा गया है। तो 3 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि 19 का जो बताया गया है कि 19 का वर्ग क्या होगा। तो 19 का वर्ग का मतलब क्या है कि 19 को आप 2 बजे गुना कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं 19 गुना 19 बचपन में आप सीखे होंगे तो समझते हैं। तो 9 9 81 के 1 हो गया आपका हाथ में 8 बज गया। 9 कम 9 और 8 जोड़ देंगे तो दोस्तों 17 हो जाएगा गुना। फिर 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 1 का 1 हो गया दोस्तों और 7 9 को जोड़ देंगे तो 16 के 6 हो गया। हाथ में आपका 1 बच गया, 1 1 2 और हाथ बाकी वाला जो बच गया था आपका 3। तो 361 जिस ऑप्शन में दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी लोग ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल आने तीसरा का सही जवाब दिए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और 4 में जानने का प्रयास करते हैं कि 4 में क्या दिया गया है। तो 900 का वर्गमूल क्या होता है? तो 900 को आप लोग तोड़ने बहुत अच्छे से सीखे होंगे, क्लास के दरमियान भी आप लोग को बताया गया है। तो क्या कीजिएगा? 900 पहले आप लिख लीजिए। अब 900 का उसको तोड़ते जाइए जैसे हम वहाँ पर तोड़ते जा रहे हैं। अब 3 को 3 बजे में आ जाएगा 9 आपका 300 आएगा। फिर 3 से लगाते हैं तो 3 एकम 3 100 बार में हो गया। अब 100 को लाना है तो 10 का पहाड़ा में 10 बजे में आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि 3 का 2 ठो आपका पेयर बन गया यानी जोड़ा बन गया और 10 का भी एक जोड़ा बन गया। तो 3 का 2 ठो जोड़ा बनाता है, इसका 1 बजे आप लिखेंगे गुना। 10 2 बजे आया उसके बदले में 1 बजे आप लिखेंगे और गुना कर दिए, 10 दिया 30। तो को पूछ देगा कि 900 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों। तो आप 30 स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो 30 जहाँ पर ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जितने विद्यार्थी लोग 4 का ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आने सही जवाब दिए हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 में और 5 में भी जानते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। तो 5 में जैसा कि स्क्रीन में दिखाई पड़ता होगा दोस्तों कि 11 का घन कितना होगा। 11 का घन का मतलब हो गया दोस्तों कि 11 को 3 बजे गुना करना होगा। घन का जिसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। तो आप लिखेंगे 11 गुने 11 क्यूब बोला। अगर स्क्वायर बोलता दोस्तों तो 2 बजे हम लोग गुना करना पड़ता है। 11 को 11 से अब हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों कि 121 हो जाएगा। अब बच के 1 ठो 11, इसको भी गुना कर देते हैं 111 को 11 से। तो 11 का रूल है दोस्तों, या इसमें ट्रिक बोला जा सकता है। तो क्या कीजिए आप 1 को यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, दोनों को साइड में पहले आप लिख दीजिए। अब दोनों को क्या कीजिए? अब ऐड कर दिए, 1 और 2 को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। फिर 2 और 1 को जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका सामने कुछ इस पर आ जाएगा 1331। तो 1331 जिस ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो जितने लोग ऑप्शन 3 को सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल 5 नंबर का करेक्ट आंसर दिए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में, और 6 में जानते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, 8/27 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल का मतलब अभी बताया गया था कि जिसको उसको 3 टाइम गुना करना पड़ेगा। तो 8/27 का, तो 8 का जिसे हम लोग जानते हैं पहले फैक्टर करते हैं 8 का कि क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसी पर 27 दोस्तों, 27 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3 होगा, 3 टाइम होगा। तो घनमूल में 3 बजे मिलाया जाता है। तो ऊपर का कितना आ गया, 2 गुने 2 आपका कितना टाइम आया, 3 टाइम आया। और नीचे वाला 3 कितना आया दोस्तों, तो ए भी आपका कितना बार आया है, तो 3 बार आया है। तो उसको 1 बजे लिखेंगे। 8 को जो फैक्टर किए थे उसको 3 बजे की जगह हम लोग क्या करेंगे, 1 बजे लिखेंगे। अब 27 को कितना बार आया, तो 3 बजे आया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो कितना आ गया आपका, कुछ सामने स्क्रीन में इस पर आएगा 2/3। तो 2/3 जिस ऑप्शन में होगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट। तो जितने लोग विद्यार्थी लोग ऑप्शन 6 का फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट किए बिल्कुल आने इस आंसर का करेक्ट जवाब दिए हैं। वो बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में, और 7 में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं 7 नंबर में, 7 में क्या पूछा जा रहा है कि 5 के पावर क्यूब का सही मान क्या होगा। 5 को यानी 3 बार गुना करना होगा दोस्तों। तो गुना करते हैं हम लोग, देखते जाइए आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 5 गुने 5 गुने 5 हो गया। 5 को 5 से गुना किए तो 25 हो गया, और 25 को फिर 5 से गुना कर दीजिए तो आपका सामने कुछ आ जाएगा इस पर 125। तो 125 जिस ऑप्शन में होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 का दूसरा जितने लोग सेलेक्ट किए होंगे सेकेंड ऑप्शन, वो बिल्कुल आने करेक्ट जवाब दिए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग 8 प्रश्न संख्या 8 में। क्या बोला कि एक्स के पावर 0 का मान क्या होगा। तो x के पावर 0 का मान क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा में है 1 है, तीसरा में 5 है, चौथा में आपका 3 है। तो किसी का भी मान 0 रहेगा x के जगह में, या एक्स वाई का मान अगर 0 है तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। किसी का भी पावर 0 हो तो हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है। तो x के पावर क्या है, 0 है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 जो एक आंसर है। और जितने लोग 2 को चुने होंगे वो बिल्कुल आने करेक्ट जवाब दिए हैं। वो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 में, और 9 में हम लोग जानते हैं इसमें 9 में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा। जैसे हम समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं यहाँ पर। जैसे आप लिखना चाहते हैं 52 को, तो 52 को आप किस पर लिख सकते हैं, देखते जाइएगा, 10 गुने 5 प्लस, अभी 2 को लिख रहे हैं, 2 गुने 1 हो गया। अब इस पर क्यों लिखते हैं, तो ये हो गया 2 आपका क्या हो गया दोस्तों, इकाई हो गया, और 5 आपका क्या है, दहाई में। तो दहाई में 10 से गुना करना पड़ता है, तो दहाई के लिए 10 आया दोस्तों, और इकाई के लिए 1 आया। अब इकाई में 2 था तो 2 गुने 1 कर दिए, और दहाई में 5 था तो 10 गुने 5 कर दिए। अब इस पर हम लोग देखते हैं 10 बचे, यहाँ कितना हो गया, 50 हो गया, और 2 को 1 से गुना किए तो 2 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे फिर कितना आएगा, रिजल्ट मेरा 52 ही आ जाएगा। तो उसी पर ए बी को हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा ए बी को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ है आपका, इस पर लिखा हुआ ए बी, तो इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो 10 गुना में ए लिखेंगे प्लस बी गुना में 1 लिखेंगे। अब इसको तोड़ देते हैं, 10 को 1 से ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 ये हो जाएगा, प्लस बी को 1 से गुना करेंगे तो बी हो जाएगा। तो 10 ये प्लस बी, जिस भी ऑप्शन में हम लोग को दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि 10 ये प्लस बी कहाँ पर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका 10 बी प्लस ये है, गलती नहीं कीजिएगा। अब हम लोग को रिजल्ट क्या आया दोस्तों कि 10 ये प्लस बी, तो 10 ये प्लस बी हम लोग किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी को चुने होंगे वो बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को, और 10 में जानते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि उसके अंकों का योग को भागा दे देंगे 3 से, अगर जो संख्या कट जाएगा उसको जानेंगे कि 3 से विभाज्य है। तो पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही देखते हैं। 1 2 0 है, क्या है दोस्तों कि 1 2 0 है, इसको ऐड करते जाइए हर जगह।
तो 1 को 2 से जोड़ेंगे 3, 3 को 0 से जोड़ेंगे तो 3 हो गया। अब किससे भागा देने बोला? 3 से। तो 3 से इसको डिवाइड किए हैं तो आपका 1 यानी 1 बजे में कट गया। अब उसी प्रकार देखते हैं 122 की ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता कहीं। तो 122 को हम लोग देखते हैं, उसको जोड़ते हैं दोस्तों 122 को। तो 2 1 3 3 2 5 है। 5 को अब 3 से भागा करेंगे तो नहीं जाएगा। उसी पर 119 को जोड़ते हैं, तो 119 को हम लोग लिख लेते हैं और जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 9 1 10, 10 से 11 हो गया, 11 भी इसे 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 125 को हम लोग देखते हैं, 125 5 2 7 1 8 हो गया। अब 8 को हम लोग 3 से तो भागा लगाएंगे, कटेगा नहीं कटेगा। तो कटा कौन सा संख्या कटा? तो 120 जो आपका आने ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, वो बिल्कुल आने इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 में, 11 को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देख रहे पा रहे हैं दोस्तों कि प्रश्न संख्या हम लोग 11 में पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं। तो देख रहे हैं 11 में इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में एक पदी व्यंजक है। अब बहुत बार आप लोग पढ़ेंगे कक्षा में कि एक पदी, द्विपद, तीन पदी क्या होता है। तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जहाँ प्लस माइनस जब भी लगा रहेगा तो उसको हम लोग एक पद से दूसरा पद हम लोग बोल सकते हैं द्विपद हो गया। जैसे यहाँ समझते हैं ये x प्लस वाई है, यानी प्लस के बाद और पहले देखिएगा कितना अंक है। तो प्लस के पहले x है, प्लस के बाद y है, तो ये क्या हो गया? द्विपद हो गया दोस्तों। और यहाँ देखिए 2xy ये हो गया आपका एक पदी हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस कोई चीज़ का सिंबल नहीं है। तीसरा में हम लोग आते हैं x माइनस वाई दिया है। चौथा में 2 प्लस x है, तो ये भी द्विपदी हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और तीसरा ऑप्शन हो गया, और चौथा ऑप्शन ये क्या हो गया आपका? एक पदी नहीं है, कौन पदी है? तो द्विपदी हो गया, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस जुट गया है। तो एक पदी पूछा था, तो एक पदी का जितने लोग ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किए होंगे दोस्तों, 2xy बिल्कुल आनी प्रश्न संख्या 11 के लिए सही जवाब दिए हैं। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 में, और 12 में जानने का प्रयास करते हैं। तो 12 में जैसे कि स्क्रीन में दिखाई देता होगा दोस्तों कि -2xy का संख्यात्मक गुना क्या है। तो बहुत आसान सवाल है, आप लोग देखिएगा। -2xy का संख्यात्मक गुना पूछा दोस्तों। तो -2xy, अभी xy के साथ में देखना है कि कितना संख्या से गुना, तो -2 से हुआ, तो -2 जो भी ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -2 है ऑप्शन नंबर आपका 2 में देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए। और प्रश्न संख्या 13 में आते हैं, और 13 में जानते हैं। तो 13 में देख रहे हैं दोस्तों कि ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा, यानी फैक्टर होगा, तो क्या होगा? तो देखते हैं। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? तो फॉर्मूला आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर का है, यही है ना, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देखिए, ये माइनस बी को होल स्क्वायर है, इसको आप 2 बजे लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी फिर ए माइनस बी। तो देखिए ऑप्शन किस में मिल गया? a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, तो ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। अब 2 को जितने सारे विद्यार्थी लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रश्न संख्या 13 के लिए। और प्रश्न संख्या 14 को हम लोग प्रयास करते हैं क्या इसमें दिया गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा। तो बहुत बार आप लोग बनाए होंगे अपने कक्षाओं में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा, जिसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। ये एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। 9 किसका वर्गमूल है दोस्तों? तो 3 का है, आप 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसमें क्या बोलता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बजे प्लस में लिखिए, दूसरा बजे माइनस में लिखिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये संख्या को जो दिया है एक्स प्लस 3 एक बजे लिख लेते हैं, और दूसरे बार में हम लोग लिख लेते हैं एक्स माइनस 3। तो अब देखते हैं किस में यानी ऑप्शन यानी सेट हो रहा है, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 किस में ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जितने विद्यार्थी लोग ऑप्शन फर्स्ट को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आनी इस प्रश्न के लिए क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। देख पा रहे हैं दोस्तों कितना आसान से पूछा है। तो आप लोग 5 मिनट मात्र ध्यान दीजिए, बिल्कुल 50 में 50 आप लोग अंक उठा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 में, और 15 को जानते हैं। तो 15 में दोस्तों देख पा रहे हैं इसमें क्या बताया गया है, 3x प्लस 2 बराबर 5 में x का मान क्या होगा? बिल्कुल आसान जवाब है दोस्तों। देखिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दिया? 5 दिया है। तो 3x जिस प्रकार है उसी पर रखते हैं, 5 में उधर घटा देते हैं, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। ये जो गुना में था ये संख्या, इसको हम भागा में ले आए हैं,
और इसको काट देते हैं। 3 एकम 3 कितना पर में आ गया 1 बने। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, तो 1 हो गया। अब जितने विद्यार्थी लोग ऑप्शन वो 1 को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए हैं। वो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 में। और 16 में क्या पूछा जा रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा। अब इसमें ऑप्शन में देखिए हर जगह मतलब 4 ठो ऑप्शन है। पहला है कि 15, 16, 17 है, दूसरा में 16, 17, 18 है, तीसरा में 51, 52, 53 है, चौथा में इनमें से कोई नहीं है। तो 51 लाना है दोस्तों। तो 51 लाने के लिए क्या करना होगा कि इसमें 3 ठो ऑप्शन है, अंकों वाला है, उसको जोड़ने पर वैसा ऑप्शन को देखें कि जोड़ने पर 51 हो जाए, वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, वीडियो को स्किप किए बिना हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं 16, 17, 18 है, तो इसको जोड़ते हैं दोस्तों। क्या है आपका सामने 16 है, 17 है और 18 है, ये तीनों को जोड़ते हैं। 6 और 7 हो गया 13, 13 में 8 जोड़ देंगे तो 21, 21 के 1 हो गया, हाथ में कितना बच गया 2 बच गया। 1, 1, 2 और 1 3 हो गया और 2 हाथ बाकी जो बच गया था वो 5 हो गया। तो इस प्रकार मेरा कितना आ गया दोस्तों 51 आ गया। तो 51 किससे आया, तो ऑप्शन नंबर 2 से आया था। जितने कैंडिडेट लोग ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किएंगे माय डियर स्टूडेंट, वो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। और 17 में जानते हैं तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है। तो कितना प्रतिशत 16 है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि 40 का जो भी होगा उसका x प्रतिशत, 40 का x प्रतिशत क्या है 16 दिया गया है। तो देखते हैं 40 इंटू एक्स, परसेंटेज के लिए हम लोग बटा में भी 100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। 4 को x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो देखते हैं 4x बटा 10 है, यहाँ पर 16 नहीं लिखिएगा। तो 4 का पहाड़ा में 16 को काट देते हैं दोस्तों, 4 बजे में कट जाएगा। और ये 10 क्या होगा 4 से जाकर के गुना हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 40 हो जाएगा। तो 40% जिसमें ऑप्शन में होगा वो आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40% देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 में। और 18 में जानते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो 18 में जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि 50 आमों में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। क्या है पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना, ना कि बिना पके हुए आमों की संख्या। तो देखते हैं 50 का 60% निकालते हैं। तो देखें बने रहिए वीडियो में। 50 इंटू 60%, तो 50 इंटू 60 परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से भागा करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया, तो बच गया 5 और 6, तो गुना कर देंगे दोस्तों 5 6 का कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 30% जिस ऑप्शन में होगा आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो जितने कैंडिडेट ऑप्शन बी को चुने होंगे 30%, वो बिल्कुल क्या होंगे सही जवाब दिए दोस्तों। तो जितने भी लोग 30 लाए होंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं 30 आपका राइट आंसर हो गया। और पूछा रहा था कि बिना पके हुए आमों की संख्या कितना होगा, तो आपको पता चल गया है कि टोटल आम आपका कितना है तो 50 है। 50 है, उसमें से 30 जो आपका आम है दोस्तों वो क्या हो चुका है आपका पका हुआ है। तो बिना पका हुआ कितना हो जाएगा, तो 50 में 30 को घटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा बिना पके हुए आमों की संख्या, जिसमें से 30 जिसका 60% बोला था, मतलब 30 आम ऐसे हैं कि पके हुए हैं और 20 आम ऐसे हैं कि बिना पके हुए हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा गया है। तो 19 में क्या पूछा गया दोस्तों कि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो x² प्लस y² का मान क्या होगा। ये बिल्कुल आसान आंसर है और आसान क्वेश्चन भी पूछ दिया है। तो देखिए क्या है कि x² प्लस y²। अब x का वैल्यू क्या दिया दोस्तों कि 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और y², तो y का -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ 2 रहता तो 2 का स्क्वायर करते 4 होता, लेकिन -2 है तो -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस क्या होगा, जो जब पेयर पर गुना होता है तो क्या होता है कट जाता है, माइनस वाला चीज़ जो रहता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया दोस्तों, और 4 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 जितने विद्यार्थी लोग सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल आने करेक्ट जवाब हो गए।
तो 5 जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है दोस्तों, वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 20 में आते हैं और 20 में क्या पूछा गया, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो 20 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि 7 के घन का इकाई अंक क्या हुआ। 7 का हम लोग मल्टीपल करते जाएंगे 3 टाइम्स तक, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49 हो गया, और फिर 9 को 7 से गुना करेंगे 63 हो गया। तो पूछा था इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या होगा 3 होगा। तो 3 किस ऑप्शन में, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है दोस्तों। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 21 में, और 21 को जानते हैं। तो 21 में जैसा कि हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों, वो क्या पूछ रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, कि बट्टा दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। तो देखिए अंकित मूल्य का हम लोग समझते हैं कि मार्क प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्क प्राइस। जैसे आप कहीं जीन्स वगैरह परचेज करते हैं तो आपका जो स्टिकर में लिखा रहता है कि 500 या 599 रुपीज़, तो वो हो गया आपका अंकित मूल्य। अब उसमें से जो आपका डिस्काउंट देता है वो आपका क्या हो गया, बट्टा हो गया। तो देखते हैं 2000 का 10% क्या होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। 2000 का 10%, 2000 इंटू 10 परसेंटेज के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 100 से भागा कर देंगे। एक जीरो से आपका ए कैंसिल हो गया, एक जीरो से ए कैंसिल हो गया। तो 200 आ गया आपका रिजल्ट। तो 200 आपका क्या होगा, बट्टा दिया गया है। क्या जी, बट्टा मतलब डिस्काउंट दिया गया दोस्तों। तो आपका 2000 था, 2000 में 200 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 1800। तो 1800 जिस भी ऑप्शन में होगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 1800 इधर राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 में। तो 22 में देखते हैं क्या है इसमें। 75 पैसे का 2 से अनुपात कितना होगा। तो देखिए 75 पैसा है और दूसरा क्या रुपया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 रुपया को हम चाहते हैं कि पैसा में कन्वर्ट कर लें। तो 75 अनुपात बोला इसलिए बट्टा का चिन्ह दिए, रेशियो जिसको बोला जाता है। 2 इसको पैसा में कन्वर्ट किए इसलिए 100 से भागा दिए दोस्तों। तो देख पा रहे हैं 25 का से काट रहे हैं, 25 दिया 75, 25 चौक 100 हो गया। ऊपर में क्या बच गया दोस्तों, 3 बच गया बटा, और 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया। तो 3/8 यानी 3:8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं फर्स्ट में है दोस्तों। तो 3:8 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 में, और 23 में जानते हैं परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 10, तीसरा 100, चौथा अनंत। तो 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेने 2 और 3 है कि 2 मेरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उससे बोला जाता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, यानी कभी नहीं जीरो होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में देखते हैं दोस्तों कि आप क्या लिख सकते हैं, 2.1 भी लिख सकते हैं, 2.2 भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2.10 लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, 2.234 कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इससे क्या हम लोग उसमें जितना मतलब आप सोचते जाइए उतना आपका आते जाएगा। तो इसको क्या हम लोग मान कर चलते हैं कि इसको जितना मतलब आप सोच रहे हैं उतना बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, कहीं इसका मतलब ये अंत तो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका इन्फिनाइट टर्म तो मतलब आते रहेगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, अनंत। अनंत मतलब जिसको कभी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जितना बार आप इसको सोचते जाइए उतना बार आपका आते जाएगा। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, तो अनंत होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 में, और 24 में आते हैं और 24 को देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी प्रकार इसमें सेट करना है। अगर सेट करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम, लेट्स बी कंसीडर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 2 3। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्क करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आज देखते हैं दोनों संख्या जो 1 और 2 बच गया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा। तो 9 जो है वह दोस्तों 1 और 4 5, तो 9 जो है 5 के बराबर नहीं। तो ये मेरा पाइथागोरस त्रिक नहीं हुआ। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ हम लिए थे कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ने से। तो ये तो सूटेबल नहीं हुआ,
एक का स्क्वायर 1 किए, 2 का स्क्वायर किए तो 4 तो मेरा आ गया, और 4 और 1 जोड़ें तो 5 आया। तो 9 जो है 5 के बराबर नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, इसमें क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 6 8 10 है, तो 10 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 100 हो गया। और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 छक कितना हो गया, 36 हो गया। और 8 का स्क्वायर करते हैं कितना हो गया, 64 हो गया। तो 100 का 100 इज इक्वल टू 36 में 64 जोड़ते हैं, 6 8 4 कितना हो गया, 10 के 0 हाथ में 1 बच गया, 6 और 3 कितना हो गया, 9 और हाथ बाकी 1 था, 10 हो गया। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 100 बराबर हो गया 100 का। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिक होगा। तो जितने कैंडिडेट लोग ऑप्शन 3 को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आने करेक्ट जवाब दिए हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25 में, और 25 को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा दोस्तों कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना 450 है और 360 में उपलब्ध है, तो बटे की राशि ज्ञात कीजिए। तो कितनी में वो मतलब खरीदा जाएगा। तो 450 में आप 360 को घटा सकते हैं दोस्तों। और देखिए 0 में 0 गया तो आपका क्या बच गया, 0 बच गया। 15 में 6 गया तो 9 बच गया। यहाँ 3 बच गया, 3 से 3 गया तो 0 हो गया, तो 90। तो 90 किस ऑप्शन में, वो आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 90 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 26 में आते हैं, 26 में जानते हैं। तो 26 में क्या पूछा गया कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 144 में कितने पेंसिलें खरीदे जाएंगे। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, एक फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा ताकि आप लोग अपनाने में सुविधा रहे। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या बोलता है कि x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो देखिए x1 कितना है, 16 पेंसिल का मूल्य कितना है, 64 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 144 में, देखिए हम लोग 16 एक क्या था आपका पेंसिल की संख्या था, और 64 आपका ये रुपया का है। तो पूछ रहा है कि 144 रुपये में, यानी 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएगा। इसको x2 मान लेते हैं, नहीं पता तो काटते हैं दोस्तों। 16 कम 16, 16 चौक 64, 4 से इसको भी काट देते हैं। 4 तिया 12 बचा 2 तो आ गया 24 हो गया, 4 छक 24। तो x2 इधर कुछ नहीं तो 1 बचा होगा अपने आप में। तो x2 को 1 से गुना किए तो x2 हो गया दोस्तों, और 36 को इधर 1 से गुना किए तो क्या हो गया आपका 36 हो गया। तो x2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। किन्हीं को परेशानी होगा तो फॉर्मूला से आप अप्लाई कीजिए x1 बटा y1 और x2 बटा y2, तो इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 में, और 27 में जानते हैं। तो 27 में क्या पूछा है कि 35 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं दोस्तों, तो 13 दिन में करते हैं। उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 45 आदमी किसी काम को 13 दिन में करते हैं। तो ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तो अच्छी तरह से बन जाएगा दोस्तों। तो फॉर्मूला इसमें क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट वाला फॉर्मूला है, तो इसमें फॉर्मूला को लिख दिया जा रहा है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि x1 इंटू y1 बराबर होता है x2 इंटू y2 का। तो क्या पूछा कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, यानी 45 इंटू 13 हो गया, y है दिनों की संख्या और x आपका है व्यक्तियों की संख्या। तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, उसी काम को पूछा है दोस्तों। जो 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति, यानी x को हम लोग माने थे व्यक्तियों की संख्या, तो 39 व्यक्ति कितने दिन है, y2 पता नहीं कि कितना दिन लगाएगा। तो देखते हैं कि 39 जो आपका यहाँ पर है गुना में आगे टर्म आकर के क्या होगा, भागा में आ जाएगा। तो इसको काट देते हैं और यहाँ कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि नहीं है। तो 13 3 कितना हो गया, 39 हो गया। 3 से काटते हैं दोस्तों, 3 एकम 3 हो गया, बचा 1, तो यहाँ मिल करके 15 हो गया। 3 बचे 15, तो y2 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 15। तो 15 जिस ऑप्शन में होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 किस में ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका है 4 में, ये 15 दिन। 27 का 4 बिल्कुल राइट आंसर है। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 में। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना है। तो देखते हैं, इसमें स्क्रीन में शो तो नहीं हो रहा होता होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं दोस्तों दिखाने का। इसमें क्या पूछा है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। पहला 360 डिग्री यहाँ पर दिखाई पड़ता होगा, दूसरा में 180 डिग्री। और आगे हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो देख पा रहे हैं
उसके बाद है क्या आपका दिया है 720 डिग्री है, और चौथा है आपका 540 डिग्री है। तो क्या पूछा था, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। जैसे लेट्स एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आपका ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, यानी यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। तो इसको एग्जांपल देना चाहता है कि मान लीजिए कि घड़ी का सुई है यहाँ पर, और ये क्या हो गया, रोटेट होकर के आपका इस पर आ गया, तो कितने डिग्री का एंगल बना दोस्तों, तो 360। तो इस जितने लोग ऑप्शन 1 को सेलेक्ट किए होंगे 360 डिग्री, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं 29 में आते हैं और 29 में जानने का प्रयास करते हैं। तो 29 में क्या पूछा कि 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे साधारण ब्याज यानी एस आई, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। एस आई इक्वल टू क्या होता है कि पी इंटू आर इंटू टी होता है, बाय 100 होता है। तो सेम इसमें अप्लाई कर दीजिए। आपका 500 जो दिया है आपका हो गया पी, तो 500 लिख दिए। यार रेट कितना है आपका दिया ही 5 है। टाइम कितना है दोस्तों कि 2 साल है, 2 हो गया बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 पचे 25, 25 दूनी कितना हो गया 50। तो 50 जिस ऑप्शन में होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। 50 किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन 2D आकृति है। तो 2D आकृति जो होता है दोस्तों क्या होता है आपका, ये आयत होता है। क्या होता है दोस्तों, आयत होता है। तो आयत जिस ऑप्शन में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 2D का को पूछेगा तो को क्या होता है आपका आयत होगा, जो क्लास 8 का बुक में भी दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से अगर देखे होंगे तो ध्यान में जरूर होगा। और जानते हैं हम लोग अगले प्रश्न 31 में क्या है, निम्नलिखित में कौन ऑयलर सूत्र है। तो ऑयलर सूत्र का जो फॉर्मूला है दोस्तों बता देना चाहता हूँ। पहला आपका जो है F+B=E+2, बिल्कुल यानी करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। 32 में आते हैं और 32 को देखते हैं कीजिए, जिसके बीकन की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए एक समचतुर्भुज बनानी समझने के लिए, एक बीकन आपका कितना 24 है और दूसरा बीकन कितना है आपका तो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ उस थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं समझने के लिए ताकि हम लोग को आसानी से समझ सकें। तो ये वाला जो बीकन है दोस्तों 24 है, तो इसको 24 ही रखते हैं। और ये वाला जो बीकन है आपका 10 था। अब इसको बांटेंगे, टोटल आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया, इधर से भी आपका 5 हो गया। अगर 24 को आप तोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो गया 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया। तब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो इसमें इसका नाम दे देते हैं हम लोग पहचान के लिए, ये ABCD आपका क्या है समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग। दो त्रिभुज को जोड़ने से एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज आपका ADC है। तो ABC का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ABC क्या बोलता है हाफ इंटू ABC के लिए बेस, ये 24 हुआ आपका पूरा, आधा आधा बोलेंगे तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। हाइट क्या हो गया दोस्तों आपका 5 हो गया। काटते हैं 12 बजे कर जाएगा, 12 दूनी 24, और 12 को 5 से गुना करेंगे कितना हो गया 60 हो गया। तो उसी पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ माय डियर स्टूडेंट्स कि जब एरिया ऑफ ADC का निकालना रहेगा तो आपका ये जो बेस था 24 उस त्रिभुज के लिए, ये वाला त्रिभुज के लिए सेम इसी पर भी इसका भी बेस वही रहेगा। तो क्या होगा बेस आपका 12 हुआ, और हाइट जिस पर इधर 5 था 5 इधर था, तो उसी पर तो 60 इसका एरिया ऑफ ABC का निकला। उसी प्रकार एरिया ADC का भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे 60 60 कितना हो जाएगा दोस्तों 120। तो 120 किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 में, और 33 जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो 33 में हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। इसमें समझते हैं दोस्तों कि प्रश्न संख्या 33 में क्या पूछा गया है। तो देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का आकृति बना लेते हैं दोस्तों समझने के लिए। तो ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज जिसकी भुजाएं कितना था, एक 6 सेंटीमीटर था और दूसरा कितना था 8 सेंटीमीटर था। और ऊंचाई, इसको ऊंचाई मान लेते हैं कि यहाँ एक ऊंचाई होगा, दूसरा ऊंचाई यहाँ पर होगा। ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो
तो 5 मान लिया। तो जब यहाँ का दोस्तों कि 6 था तो यहाँ इस दूरी के लिए भी क्या होगा 6 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ डिस्टेंस पता है कि मेरे 8 है, तो इधर एक जोड़ते हैं 7 हो गया, इधर एक जोड़ते हैं 8 हो गया। तो निकालना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो आपका है ये क्या बन गया, आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका यहाँ क्या हो गया 6 हो गया, तो निकालते हैं 6 और चौड़ाई क्या हो गया आपका ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है 5 है, कितना हो गया 30 हो गया। और दूसरा आते हैं ये त्रिभुज बन गया आपका ये वाला हाइट वाला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो ये आपका जो दिखाई पड़ रहा है क्या आधार मान ली, हाफ इंटू आधार, आधार आपका कितना दिया है 1 दिया है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, तो ये वाला दिखाई पड़ रहा है दोस्तों ये 5 है। तो इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा 5 को 1 से गुना 5, फिर 5 को 1 से गुना किया तो 5 आ गया, बटा जैसे था 2 उतर गया। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए माय डियर स्टूडेंट कि इसी प्रकार इधर भी तो है सेम है, आधार आपका 1 है, ऊंचाई जो यहाँ 5 था तो ये भी क्या होगा 5 होगा। तो इसको 2 से गुना कर दें तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया 30 यहाँ पर हुआ था और 5 यहाँ पर आया, तो जोड़ देते हैं दोनों को। 30 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 35। तो 35 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, जो बिल्कुल आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 33 का फर्स्ट नंबर करेक्ट हो गया। और बढ़ते हैं क्या इसमें पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहला आपका 4l², दूसरा 6l², तीसरा 5l², चौथा है आपका 8l²। तो जितने कैंडिडेट लोग ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किए होंगे 6l² घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6l²। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 में। प्रश्न संख्या 35 में पहुंच चुके हैं। क्या उसमें पूछ रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बोल रहा है। तो बेलन आप लोग जानते हैं कि सिलेंडर टाइप का रहता है, इस पर रहता है जिसमें त्रिज्या रहता है ऊंचाई रहता है। ये आपका हो गया त्रिज्या और ये आपका हो गया ऊंचाई, जिसको एच बोलते हैं। तो क्या इसमें पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr/h। फॉर्मूला याद रखिएगा और तुरंत बन जाएगा 2πr/h, जैसा कि यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं। 2 का 2 रखिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, आर का वैल्यू अभी पता है आपका कि कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो हाँ 14 रख दीजिए। एच आपका पता है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो हाँ 10 रख दीजिए। इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। अब गुना करते हैं 2 को 22 से, 22 दूनी 44 हो गया। 44 को 2 से गुना 88, 88 को 10 से गुना कर देंगे तो 880। तो 880 जिस भी ऑप्शन में होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 880 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में है दोस्तों। तो थर्ड क्या होगा 35 का पूरा सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं 6। यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों a क्यूब। क्या होता है दोस्तों a क्यूब, यानी एक मतलब क्या हो गया आपका भुजा हो गया, इसको कितना बार गुना करना है, भुजा दे रखा है कि आपका 8 सेंटीमीटर है, तो 8 × 8 × 8 को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 8 कितना हो गया 64। 64 को 8 से गुना करें दोस्तों कितना हो जाएगा 8 × 32 के 2, हाथ में 3 बचा, 8 से 48 और 3 जोड़ देंगे 49, 50, 51 यानी 512। तो 512 जिस ऑप्शन में भी होगा मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 512 है आपका ऑप्शन नंबर 2, जो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न संख्या 37 में। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर वो 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है दोस्तों 7 सेंटीमीटर वो 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या कीजिए। और जस्ट इसका पहले हम लोग पढ़ें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरा जस्ट पूछ दिया कि इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, πr²। एच फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई का वैल्यू क्या रखिए 22/7 ले लीजिए, और आर का वैल्यू क्या है आपका यहाँ दे रखा है। त्रिज्या आपका कितना है दोस्तों, तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 को यहाँ बोला था r², तो 7 × 7 2 टाइम्स हम लोग गुना कर देंगे। एच आपका पता है कि 10 है, तो 10 रख देते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 को 7 से गुना करते हैं तो कितना होगा 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15। अब 1540 को फिर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा
1540 यानी 1540 जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाए। तो 1540 है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए क्या होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं 38 में घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 3 मीटर एवं 2 मीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला तो होता है दोस्तों L इंटू बी इंटू एच होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो L का वैल्यू कितना है 6 है, 3 है, इंटू एच का कितना है 2 है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 जिसमें है वो मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 36 है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। 39 में आते हैं। 39 में पूछ रहा है दोस्तों कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं। जैसे आप घन बनाते हैं दोस्तों, जैसे बना रहे हैं ये घन, इसको घन बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ किनारे यानी कितने मतलब भुजाओं से मिल करके बना है। तो देखते हैं हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब नीचे वाला हम आते हैं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब उधर जो दीवार साइड होगा वो 7 हो गया, और ये हो गया 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, और वो साइड आपका 10 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये 12 हो गया। फिर से हम लोग काउंट करते हैं, अगर मिस्टेक किन्हीं को लगता होगा तो देखते जाइए। ये आपका कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों, ये आपका कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों। तो 4 वहाँ और 4 यहाँ, 8 हो गया टोटल। ये आपका कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 11 हो गया, ये 12 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि घन के कितने टोटल किनारे होते हैं। तो 12 होते हैं। तो 12 जिस भी ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 में आप पहुंच चुके हैं, बहुत हम लोग नज़दीकी की ओर है। तो 40 में देखते हैं कि 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो बहुत आसान प्रश्न पूछ चुका है, 4 के मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 1, तो देख पा रहे हैं दोस्तों 2 3 4 हो गया। अब पूछता 5 का क्या होगा। तो 5 में लाइन आ जाता है, जिसके कारण से ये बार हम लोग बोलते हैं या मिलान चिन्ह। तो 5 हो गया। तो 4 पूछा तो सिर्फ 4 ठो लाइन रहता है इसमें दोस्तों। अब 5 में क्या होता है अभी बताएं कि लाइन एक ठो आ जाता है। तो 4 इस पर जहाँ भी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4। तो आते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 41 में, और 41 में देखते हैं। तो 41 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। जब वर्ग चिन्ह आप लोग को ज्ञात करना रहेगा दोस्तों, तो 30 + 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसको 2 से आप भगा दीजिए, कितना आ जाएगा 35। तो 35 जिस भी ऑप्शन में होगा वो मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 42 में, और 42 में देखते हैं 42 में क्या पूछा है कि वर्ग अंतराल 20 और 30 की माप क्या होगी। अब इसका माप पूछा है, अंतर क्या होगा। तो 20 और 30 है दोस्तों। तो जब भी हम लोग लेंगे माप तो 20 के बाद 21 22 23 ये भी आएगा, और साथ में 20 भी आएगा। जैसे मान चलो 20 कितना बार आएगा, 10 बजे आएगा तो लिखना पड़ता है 10 बजे। 21 कितना बजे आया तो 1 बजे अगर आए तो 1 बजे लिखना होगा। तो 20 को ले करके चलना पड़ेगा। तो 20 से 30 का वर्ग माप कितना है दोस्तों, तो 10 है। तो 10 जिस ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब 10 कैसे जाने तो उसको घटा दीजिए, 30 में 20 तो 10 आ गया। तो 10 क्या होगा वर्ग अंतराल हो जाएगा। हाँ, तो आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 43 में। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन दिखाई पड़ता होगा दोस्तों, पहला है वर्ग अंतर, दूसरा है बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह, चौथा में परिसर है। तो आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो बोलते हैं हम लोग परिसर बोलते हैं, जो बिल्कुल आपका क्या है ऑप्शन नंबर 4 में वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 की ओर। 44 में क्या है कि वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है नाम, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों पाई चार्ट। पाई चार्ट का है वृत्त आलेख का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 में। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा। 2 सिक्का उसको उछालेंगे टोटल कितना परिणाम प्राप्त होते हैं। तो 2 सिक्का ले लिए, मान चलो 1 रुपया और 2 रुपये का सिक्का दोनों एक साथ है। तो परीक्षा देखें कि क्या क्या आ सकते हैं। हो सकता है कि एक सिक्का पहला बजी हेड आए, दूसरा बजी टेल आए, दूसरा भी हो सकता है कि टेल आए उसके बाद सेकंड सिक्का आपका हेड आए, तीसरा बजी क्या हो सकता है कि दोनों आ तो हेड आ जाए,
या चौथा में क्या हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए, ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो कितना है दोस्तों कि 1 2 3 4 आया। तो क्या पूछा कि 2 सिक्कों ये सब उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होते हैं, तो 4। तो 4 जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आते हैं 46 में। 46 में क्या पूछा जा रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पहला 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है आपका 1/2, चौथा है 3/4 है। तो एक पासा है उसको फेंकते हैं, तो पासा का मतलब क्या हो गया कि लड्डू का गोटी देखे होंगे दोस्तों, डैश जिसको बुलाते हैं, तो उसको समझ जाइए। तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या का, तो पासा में देखते होंगे 1 रहता है, 2 3 4 5 और 6 रहता है। तो इसमें सम संख्या कितना है, तो एक आपका 2 हो गया, एक 4 हो गया, 6 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 हो गया। कितना में संभावना है, 6 बजे। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो 1/2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 47 में आते हैं। तो 47 में देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नहीं लेने के कारण से इसको जूम कभी ज़्यादा करना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है। तो 47 में देखते हैं क्या पूछा। 47 में एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंदें, थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी। तो टोटल गेंदों की संख्या कितना है, 4 आपका क्या है, नीला है, 2 आपका क्या है, हरा है, 5 आपका क्या है, काला है। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली है। तो पीला है दोस्तों, नहीं है, नीला दिया हुआ, हरा दिया, काला दिया, पीला नहीं है। तो पीला जब है नहीं तो प्रायिकता क्या निकलेगा, तो कुछ नहीं, तो 0 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं 48 की ओर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु जिसे आप कभी भी बनाते होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये वाला जो लाइन हो गया आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ जो ओरिजिन रहता है ये वाला, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स का भी 0 रहेगा और वाई का भी 0 रहेगा। तो 0 0 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा में क्या पूछा है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया दोस्तों कि -3 और -4 किस चतुर्थांश में होगा। तो आप जानते हैं कि इधर वाली रेखाएं क्या होता है, आपका प्लस होता है, और ये वाई एक्सिस जो हो गया आपका क्या होता है, माइनस होता है। दूसरा में हम लोग आते हैं, ये वाई एक्सिस जो आपका है वो क्या चीज़ रहता है, वो प्लस में रहता है, और ये एक्सिस आपका क्या है, माइनस में रहता है। तो ये माइनस हो गया, और इधर वाई एक्सिस वाला क्या हो गया, प्लस। पहले एक्स का वैल्यू लिखिएगा, उसके बाद वाई का। अब इसमें आते हैं, एक्स एक्सिस क्या है आपका माइनस में है, और वाई एक्सिस आपका भी क्या रहता है, इसमें माइनस में रहता है। तो सवाल क्या पूछा था, -3 और -4 किस चतुर्थांश में होगा। तो ये एक्स का वैल्यू 3, -3 तो इसमें आएगा, और वाई का -4 है तो इस वाले आएगा। तो ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, जो आपका क्या है, इसी में आपका आंसर है तीसरा चतुर्थांश। तो तृतीय का है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न, और सबसे अंतिम प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बिंदु ये 2 - 5 में किस में कोटि का मान क्या होगा दोस्तों। तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को भुज बोला जाता है, और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। तो क्या पूछा सवाल कि 2 - 5 जो है आपका में कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि आपका क्या वाई एक्सिस को बोला गया, तो -5 कहाँ पर है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस चैनल में आप लोग नए होंगे तो इसमें जा करके लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।